बंगाल की खाड़ी के नीले जल के नीचे छिपा वह रहस्य क्या है जिसके लिए दुनिया की 3 महाशक्तियां आज ढाका को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं? क्या आपको पता है कि आने वाले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया की भू राजनीति की दिशा बदल देने वाली एक ऐसी बिसात बिछाई जा चुकी है जिसके केंद्र में भारत, चीन और जापान जैसे बड़े खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इस खेल के नतीजे तय करेंगे कि क्या आने वाले समय में ढाका की गगनचुंबी इमारतें नई दिल्ली की ओर झुकी रहेंगी, बीजिंग के इशारों पर नाचेंगी या फिर टोक्यो की तकनीक से अपना भविष्य संवारेंगी। यह कोई साधारण कूटनीतिक दांव पेंच नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संघर्ष है जो न केवल दक्षिण एशिया की सुरक्षा को परिभाषित करेगा, बल्कि हिंद महासागर के व्यापारिक रास्तों पर किसका वर्चस्व होगा यह भी तय कर देगा। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। आज लोग नाच गाना देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी गंभीर और विश्लेषणपूर्ण वीडियो देखने वाले ही वास्तव में जागरूक नागरिक होते हैं। अब जरा ठहरिए और सोचिए कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या है जो चीन वहां अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। भारत अपनी पुरानी दोस्ती और भौगोलिक निकटता को ढाल बनाने में लगा है और जापान शांत रहकर अपनी आर्थिक साझेदारी के जाल को इतना फैला रहा है कि उसकी उपस्थिति हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में महसूस की जा रही है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि ढाका आज एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है और यही वह बिंदु है जहां से एक नई कहानी शुरू होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के पीछे छिपी हुई कूटनीतिक जंग कितनी गहरी है? भारत के लिए बांग्लादेश केवल एक पड़ोसी नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा है। यदि ढाका के साथ उसके संबंध खराब होते हैं तो भारत का उत्तर पूर्व पूरी तरह से अलग थलग पड़ सकता है। इसीलिए दिल्ली की रणनीति में ढाका को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत करना शामिल है, बल्कि उसे चीन के प्रभाव से बचाए रखना भी उसकी प्राथमिकता है। लेकिन चीन की रणनीति का स्वरूप बिल्कुल अलग है। बीजिंग वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक ऐसा जाल बिछा रहा है जिसे दुनिया अक्सर कर्ज का जाल कहती है। वे पोर्ट, रेलवे और सड़कों के माध्यम से बांग्लादेश को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश में हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि चीन का निवेश कभी भी बिना शर्त क्यों नहीं होता? वे जिस भी देश में बड़ी परियोजनाएं शुरू करते हैं, वहां के सत्ता गलियारों में उनकी पकड़ मजबूत होने लगती है। अब बात करते हैं उस तीसरे खिलाड़ी की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जापान। टोक्यो ने बहुत ही चतुराई से खुद को भारत के साथ जोड़ा है। वे बांग्लादेश के भविष्य में एक ऐसा पार्टनर बनकर उभरे हैं जो न तो चीन की तरह डराने का काम करता है और न ही भारत की तरह भावुकता पर जोर देता है। जापान की बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट परियोजना को देखिए। यह न केवल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखती है, बल्कि यह चीन के आक्रामक प्रसार को रोकने के लिए भारत और जापान के बीच एक मजबूत गठबंधन को भी जन्म दे रही है। आप सोच रहे होंगे कि आम नागरिक पर इसका क्या असर होगा। जरा कल्पना कीजिए कि यदि ढाका में चीन का वर्चस्व पूरी तरह स्थापित हो जाता है तो क्या वह हिंद महासागर में भारत के लिए एक बड़ा खतरा नहीं बन जाएगा? क्या इससे हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जाएगी? यही वह सवाल है जो आज नई दिल्ली में नीति निर्माताओं की नींद उड़ाए हुए है। वहीं दूसरी ओर चीन अपनी मोतियों की माला यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के सिद्धांत को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों पर अपनी पैठ बनाना चाहता है। लेकिन ढाका की सरकार भी इतनी आसान नहीं है। वे अपनी बैलेंसिंग पॉलिसी के जरिए इन तीनों देशों से अपना काम निकलवा रहे हैं। वे चीन से तकनीक और निवेश ले रहे हैं, भारत से ऐतिहासिक सुरक्षा सहयोग और ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं और जापान से उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचा विकास हासिल कर रहे हैं। क्या यह एक बहुत ही जटिल संतुलन का खेल नहीं है? मान लीजिए कि कल को वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा संकट आता है या चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ता है, तो बांग्लादेश किस तरफ खड़ा होगा? क्या वह उस देश का साथ देगा जिसने उसे आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, या वह उस देश के साथ जाएगा जिसने उसे आर्थिक रूप से अपना गुलाम बनाने के लिए कर्ज के जाल में फंसा रखा है? यह सवाल जितना सीधा दिखता है, उसका उत्तर उतना ही उलझा हुआ है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की सबके साथ दोस्ती और किसी के साथ शत्रुता नहीं वाली नीति की परीक्षा अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब वह समय बीत चुका है जब कोई भी देश अपनी विदेशी नीति को बिना किसी दबाव के चला सकता था। आज की दुनिया में आपको किसी न किसी खेमे में शामिल होना पड़ता है और यहीं पर सारा तनाव बढ़ता जा रहा है। क्या जापान का आना चीन को रोकने की एक सोची समझी कोशिश है? जी हाँ, टोक्यो यह बखूबी जानता है कि अगर उसने इस क्षेत्र को चीन के हवाले छोड़ दिया तो न केवल भारत बल्कि खुद जापान के व्यापारिक रास्ते भी खतरे में पड़ सकते हैं। इसी कारण वे ढाका के साथ मिलकर क्वाड के सिद्धांतों को एक व्यावहारिक रूप देने में लगे हैं।
अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये महाशक्तियां बांग्लादेश की जमीन का उपयोग कैसे कर रही हैं। चीन वहां औद्योगिक पार्क बनाना चाहता है ताकि उसका सस्ता माल सीधे दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के बाजार में पहुंच सके। भारत चाहता है कि बांग्लादेश के रास्ते उसके अपने 7 राज्यों को जोड़ने के लिए ट्रांजिट सुविधा मिले, जिससे वहां विकास की गति बढ़े और सुरक्षा भी बनी रहे। और जापान चाहता है कि बांग्लादेश एक ऐसा औद्योगिक केंद्र बने जहां से दुनिया भर में जापानी उत्पादों का निर्माण और वितरण हो सके। तीनों के लक्ष्य अलग हैं, लेकिन वे सब एक ही जमीन पर लड़ रहे हैं, जो बांग्लादेश को आज के समय में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतिहास का इसमें क्या योगदान है, तो याद कीजिए 1971 के उन दिनों को, जब भारत ने बांग्लादेश को एक नई पहचान दिलाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन आज की पीढ़ी शायद यह भूल रही है कि भू राजनीति में भावनाएं बहुत कम मायने रखती हैं। आज के दौर में केवल हित और शक्ति ही भाषा समझते हैं, और यही कारण है कि बांग्लादेश की जनता भी अब इस बात को लेकर विभाजित है कि उन्हें किस राह पर आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध ही उनकी समृद्धि की कुंजी है, तो दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी है जो चीन द्वारा दिए जा रहे आसान कर्ज के प्रति आकर्षित है। यह विभाजन ही इस पूरे खेल का सबसे संवेदनशील बिंदु है। क्या यह मुमकिन है कि आने वाले समय में बांग्लादेश इन तीनों शक्तियों के बीच एक बफर जोन की तरह काम करे, या फिर उसे अंततः किसी एक का साथ चुनना ही होगा? यह निर्णय ढाका के लिए सबसे कठिन होगा, क्योंकि एक गलत कदम का मतलब है अपनी संप्रभुता को खतरे में डालना, और दूसरा मौका शायद उन्हें मिले ही नहीं। सोचिए, अगर चीन म्यांमार के बाद बांग्लादेश में भी अपना नौसैनिक अड्डा बनाने में सफल हो जाता है, तो भारत के पूर्वी तट की सुरक्षा पर क्या बीतेगी? हमारी मिसाइल प्रणाली, हमारी नौसेना की गतिविधियां और हमारी व्यापारिक लाइनें, सब कुछ एक ऐसे खतरे की जद में आ जाएगा जिसे संभालना बहुत कठिन होगा। इसलिए भारत के लिए यह खेल जीवन और मरण का बन चुका है। लेकिन क्या चीन अपनी चालों से पीछे हटने वाला है? बिल्कुल नहीं। वे धीरे धीरे बांग्लादेश की राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। वे वहां के स्थानीय मीडिया, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी का नजरिया चीन के प्रति सकारात्मक रहे। यह केवल पैसे का खेल नहीं है, यह सॉफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभाव का भी खेल है। अब जरा जापान की भूमिका पर फिर से गौर करें। वे बहुत ही शालीनता से अपनी छवि एक विश्वसनीय भागीदार की बना रहे हैं। चीन के विपरीत जापानी निवेश अक्सर कम ब्याज दरों और लंबी अवधि के लिए होते हैं, जिससे बांग्लादेश पर कर्ज का बोझ कम पड़ता है, और यहीं से जापान की जीत का सिलसिला शुरू होता है। बांग्लादेश के नीति निर्माता अब समझ रहे हैं कि चीन का कर्ज एक मीठा जहर हो सकता है, जबकि भारत और जापान के साथ मिलकर विकास करना एक लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनना है। तो क्या आप भी यह देख पा रहे हैं कि कैसे भारत, चीन और जापान की यह त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश को एक नए युग में ढकेल रही है? आने वाले 5 साल यह तय करेंगे कि क्या यह देश दक्षिण एशिया का एक नया आर्थिक टाइटन बनेगा, या फिर यह महाशक्तियों के बीच का एक रणक्षेत्र बनकर रह जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि जो देश आज ढाका में सबसे ज्यादा प्रभाव डाल लेगा, उसी का वर्चस्व अगले 50 वर्षों तक हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से पर रहेगा? भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जिस तरह बांग्लादेश के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया है, वह उसकी दूरगामी दृष्टि का प्रमाण है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? जब चीन के पास अरबों डॉलर का खजाना और जापान के पास बेजोड़ तकनीक है, तो भारत को अपनी रणनीति में और अधिक आक्रामकता और लचीलापन लाना होगा। क्या हम तैयार हैं? यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा, क्योंकि यह केवल ढाका का भविष्य नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, वह है बांग्लादेश की अपनी कूटनीतिक क्षमता। वे जानते हैं कि उनके पास वह भौगोलिक स्थिति है जो किसी के पास नहीं है। वे इस बात का पूरा लाभ उठा रहे हैं। वे चीन से कहते हैं कि हमें तुम्हारी तकनीक चाहिए, भारत से कहते हैं कि हमें तुम्हारी दोस्ती और सुरक्षा चाहिए, और जापान से कहते हैं कि हमें तुम्हारा निवेश और औद्योगिक अनुभव चाहिए। यह उनका अपना ग्रेट गेम है। क्या वे सफल होंगे, या अपनी इस महत्वाकांक्षा में वे खुद को ही किसी बड़ी मुसीबत में डाल लेंगे? रहस्य यह है कि आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर जो आंतरिक राजनीति होगी, उस पर इन 3 देशों का कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्या वे सत्ता परिवर्तन में भी अपनी भूमिका निभाएंगे? यह वह सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन संकेत साफ हैं कि बांग्लादेश आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक प्रयोगशाला बनने वाला है। कल्पना कीजिए कि आप ढाका की सड़कों पर चल रहे हैं, हर तरफ निर्माण कार्य हो रहे हैं, लोग अपनी किस्मत बदलने की दौड़ में शामिल हैं। उन्हें इस बात की चिंता कम है कि पीछे से कौन सा देश अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। उन्हें चिंता है अपनी रोजी रोटी की, अपने बच्चों के भविष्य की, और यही वह मौका है जिसे ये शक्तियां भुना रही हैं। लेकिन अंत में जनता का झुकाव ही निर्णायक होगा। अगर जनता को लगता है कि कोई विशेष देश उनका शोषण कर रहा है,
तो वे उसके खिलाफ खड़े होने में देर नहीं करेंगे। जैसा कि हमने हाल के वर्षों में श्रीलंका में देखा, जहां चीन के कर्ज के कारण उन्हें अपने बंदरगाह तक घमवाने पड़े। क्या बांग्लादेश इससे सीख लेगा या इतिहास खुद को दोहराएगा? यही वह तनाव है आप इस बात पर बढ़ता जा रहा है कैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस मुद्दे को कवर कर रहा है। वे इसे एक नया खेल कहते हैं क्योंकि इसमें पुराने नियम काम नहीं कर रहे हैं। इसमें न केवल पैसा बल्कि डेटा, तकनीक, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक गठबंधन सब कुछ शामिल है। और इन सब के बीच एक छोटा सा देश जिसका नाम बांग्लादेश है, आज पूरी दुनिया की निगाहों का केंद्र बन गया है। क्या यह विडंबना नहीं है कि जो देश कभी गरीबी और प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाता था, आज वही देश दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। यह बदलाव ही हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कल की दुनिया कैसी होगी। क्या हम फिर से किसी ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां छोटे देशों को बड़ी शक्तियों के बीच पिसना पड़ेगा, या फिर वे अपनी जगह खुद बनाएंगे? इस कहानी में अभी कई पन्ने पलटना बाकी है। अगले आने वाले दशक में बांग्लादेश के बंदरगाह, उसके औद्योगिक गलियारे और उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था, इन तीनों के बीच की खींचतान का मुख्य अखाड़ा होगी। और जो भी इन तीनों में से जीतेगा, वह हिंद महासागर की सत्ता की कुंजी अपने पास रखेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि भारत के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती है? हमें अपने पड़ोसी के साथ न केवल मधुर संबंध रखने हैं, बल्कि उसे यह भी समझाना है कि चीन का कर्ज उनके लिए एक बड़ा खतरा है। जापान के साथ मिलकर हमें ढाका को यह बताना होगा कि असली विकास साझेदारी और पारदर्शिता से आता है, न कि गुप्त समझौतों और भारी कर्ज से। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसमें कोई गोलियां नहीं चलेंगी, लेकिन यह युद्ध किसी भी सैन्य संघर्ष से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था और कूटनीति का युद्ध है। एक ऐसा युद्ध जिसका परिणाम दशकों तक हमें प्रभावित करता रहेगा। तो क्या आप तैयार हैं इस आने वाले बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं यह देखने के लिए कि कैसे ढाका का भविष्य न केवल बांग्लादेश के लोग बल्कि ये तीन महाशक्तियां मिलकर लिख रही हैं? यह कहानी अब और भी रोमांचक होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, इन शक्तियों के बीच की होड़ और अधिक तेज होती जा रही है, और हर दिन एक नया रहस्य, एक नई चुनौती और एक नई उम्मीद सामने आ रही है। और हम इस बदलाव के साक्षी बन रहे हैं। देखते रहिए, क्योंकि आगे क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब महाशक्तियां किसी एक छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर अपनी ताकत आजमाती हैं, तब वहां के आम नागरिक अक्सर अनजाने में एक बड़े वैश्विक बिसात का मोहरा बन जाते हैं। और अब जब हम ढाका के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि चीन, भारत और जापान की यह प्रतिस्पर्धा कैसे उन स्थानीय समुदायों की जीवन शैली को हमेशा के लिए बदल रही है जो इन बड़ी परियोजनाओं के इर्द गिर्द बसते हैं। सोचिए उस किसान की स्थिति क्या होगी जिसकी जमीन को इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाने के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। क्या उसे पता है कि उसकी जमीन पर उगने वाली फसल की जगह आज मशीनों का शोर और कंक्रीट के जंगल ले रहे हैं? यह विकास की कीमत है जिसे आज बांग्लादेश चुका रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कीमत चुकाना भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा? चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे अक्सर BRI कहा जाता है, ढाका की अर्थव्यवस्था में जिस तरह का बदलाव लाया है, वह निश्चित रूप से एक तरफा नहीं है। चीनी ठेकेदार, चीनी इंजीनियर और यहाँ तक कि चीनी मजदूर भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, जिससे वहां की स्थानीय संस्कृति और रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह भी एक बड़ा शोध का विषय है। क्या यह सब केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित रहेगा, या फिर आने वाले समय में चीन वहां की राजनीतिक स्थिरता को भी अपने तरीके से प्रभावित करने लगेगा? यह ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें न तो ढाका के नीति निर्माता पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते हैं और न ही नई दिल्ली के रणनीतिकार। भारत का दृष्टिकोण हमेशा से ही एक संतुलित और लोकतांत्रिक साझीदार का रहा है। नई दिल्ली चाहती है कि बांग्लादेश एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, क्योंकि एक समृद्ध और स्थिर बांग्लादेश भारत के सुरक्षा हितों के लिए सबसे बेहतर है। लेकिन चीन की कार्यप्रणाली बिल्कुल विपरीत है। बीजिंग वहां परियोजनाओं को इस तरह डिजाइन करता है कि वे पूरी तरह से चीनी तकनीक और उपकरणों पर निर्भर हो जाएं, जिसका परिणाम यह होता है कि वर्षों बाद भी वे परियोजनाएं आर्थिक रूप से लाभप्रद होने के बजाय एक वित्तीय बोझ बन जाती हैं। जापान का मॉडल इन सबसे अलग है। टोक्यो की जायका जैसी एजेंसियां जिस तरह से बांग्लादेश में काम कर रही हैं, वे केवल पैसा नहीं देती, वे तकनीक ट्रांसफर करती हैं, वहां के स्थानीय लोगों को कौशल सिखाती हैं। और जापान का यह सॉफ्ट पावर ही उसे चीन के हार्ड पावर के सामने एक अधिक आकर्षक विकल्प बनाता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह त्रिकोणीय संघर्ष असल में आधुनिक कूटनीति का सबसे बड़ा परीक्षण है? क्योंकि अब शक्ति का मापदंड केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक पहुंच और प्रभाव है। आने वाले समय में हमें यह भी देखना होगा कि वैश्विक स्तर पर होने वाले बदलाव, जैसे कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव या सप्लाई चेन में रुकावट, किस तरह बांग्लादेश के इन तीन बड़े भागीदारों के रिश्तों को और जटिल बनाते हैं।
मान लीजिए कि आने वाले 5 वर्षों में यदि वैश्विक मंदी आती है तो चीन का पैसा क्या उसी रफ्तार से वहां बहता रहेगा या फिर बीजिंग अपने घाटे को कम करने के लिए परियोजनाओं को बीच में ही छोड़ देगा? और तब बांग्लादेश का क्या होगा, जिसने इन परियोजनाओं पर अरबों का कर्ज ले रखा है? यही वह जगह है जहां भारत और जापान की रणनीतिक भागीदारी का असली महत्व समझ में आता है। वे शायद तुरंत बड़े बड़े दावे न करें, लेकिन उनकी स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण बांग्लादेश को एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं जो किसी भी आकस्मिक आर्थिक झटके को झेलने में सक्षम है। बांग्लादेश की जनता अब जागरूक हो रही है। वे सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में यह बखूबी समझ रहे हैं कि कौन उनका सच्चा मित्र है और कौन केवल अपने फायदे के लिए निवेश कर रहा है। और यही जागरूकता वहां की राजनीति को आने वाले समय में एक नया मोड़ देने वाली है। क्या यह संभव है कि बांग्लादेश आने वाले चुनाव या सत्ता परिवर्तन के दौर में भारत, जापान के प्रति अपना झुकाव और अधिक स्पष्ट कर दे और चीन के लिए अपने दरवाजे धीरे धीरे बंद कर दे? यह एक बहुत ही साहसी कदम होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीति बदल जाएगी। भारत के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर होगा कि वह अपने पूर्वोत्तर राज्यों को सीधे ढाका के माध्यम से मुख्य भूमि से जोड़ सके, जिससे न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि उस क्षेत्र में सुरक्षा का एक नया युग शुरू होगा। चीन की मोतियों की माला का असर धीरे धीरे कम होने लगेगा क्योंकि बांग्लादेश में उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। लेकिन क्या बीजिंग इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, चीन अपनी पूरी ताकत लगा देगा ताकि वह अपना प्रभाव बनाए रखे, और यही वह बिंदु है जहां तनाव अपने चरम पर होगा। क्या हम एक ऐसे समय की ओर बढ़ रहे हैं जहां बांग्लादेश को अपनी तटस्थता बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा कूटनीतिक मूल्य चुकाना पड़ेगा, या फिर वह इन तीनों शक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने में सफल रहेगा? यह सब बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति और उसके नेतृत्व की चतुराई पर निर्भर करेगा, और जो देश इसे सबसे पहले समझेगा वही आने वाले दशकों तक ढाका का असली रणनीतिक साझीदार बनकर उभरेगा। क्या हम यह देख पा रहे हैं कि कैसे ये तीनों देश अपने तरीके से बांग्लादेश के भविष्य को संवारने